नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है। पहला सवाल कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे 20 मिनट में कितना चल रहा है? 6,625 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और उसके बाद यह 40 मिनट में 824 किमी आगे बढ़ता है। 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है, मतलब और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है कि औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल चाल, अरे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है? कुल दूरी है आपका 6,625 किलोमीटर और प्लस 824 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7,449 किलोमीटर। ठीक है, 7,449 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। 7,449 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद कुल समय 2 घंटा 20 मिनट और 40 मिनट तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 घंटा। कैसे हो जाएगा? 2 घंटा ये, 20 मिनट ये और 40 मिनट ये। कितना हो जाएगा? 40 20 60। 1 घंटा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 3। 2 घंटा, तो 2 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा? 3 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? 3 घंटा। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर देंगे। तो आ जाएगा आपका 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। मतलब कि एक लिफ्ट का जो क्षमता है वो 6 लोगों को ले जाने का है और 6 लोगों का भार कितना होना चाहिए? 6 लोगों का औसत भार, यानी कि एक लोगों का भार कितना होना चाहिए? 65 केजी। तो 6 लोगों का भार कितना हो जाएगा? 390 किलो। 390 केजी। अब कह रहा है कि यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, मतलब कि उस लिफ्ट में 6 लोग जा रहे हैं और 5 लोगों का कितना हो गया औसत भार? 67.2 केजी हो गया। तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा? छठे व्यक्ति का अधिकतम तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा है कि 6 कह रहा है कि 6 लोगों का औसत भार कितना हो जाएगा? 6 लोगों का भार कितना हो जाएगा? 390 केजी हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 लोगों का औसत भार 67.2 केजी है। कितना है? 67.2 केजी। तो ये कितना केजी हो जाएगा? 336 किलोग्राम हो जाएगा। पूछ रहा है कि छठा व्यक्ति है उसका भार कितना होगा। तो उसका भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा, पहले भार यानी कि पहला जो भार था, मतलब कि जो उसका क्षमता था लिफ्ट की, उसका जो भार था उसमें से हम क्या करेंगे? जो दिया है कि यानी कि 5 व्यक्तियों का जो दे दिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 54 किलोग्राम। 54 किलोग्राम। ठीक है, 54 किलोग्राम। तो अगला क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन को चुनना चाहिए? पहला है हर तिमाही में वेतन 10% की वृद्धि हो, हर साल वेतन 40% की वृद्धि हो। तो हम क्या करेंगे? सिंपल से इसको देख लेंगे। क्या करना है इसमें कि कह रहा है कि हर तिमाही में उसका वेतन 10% बढ़े।
मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है कि हर तिमाही 10% की वृद्धि होती है, हर तिमाही 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि का मतलब 100% और प्लस 10% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 110%, ठीक है, 110%। तो अब हम क्या करेंगे, एक वर्ष में, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, 4 तिमाही, 4 तिमाही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हर तिमाही 10% बढ़ाते जाएंगे। तो एक तिमाही ये 1 साल का हो गया, फिर जब 1 साल का हो गया, फिर अब फिर 10% बढ़ा देंगे। ये दो 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 तिमाही का हो गया, ये तीसरा तिमाही का हो गया, और ये चौथे तिमाही का हो गया, चौथे तिमाही का हो गया, चौथे तिमाही का हो गया। चौथे तिमाही का हो गया। अब क्या करेंगे कि अब इसको हल सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, 1020 1020 खत्म, 1020 खत्म। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1464 1, 1464 1 और बटा में 100, तो क्या हो जाएगा 146.41, 146.41 रुपये, 146.41 आ जाएंगे। और आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि हर साल वेतन का 40% की वृद्धि हो, हर साल वेतन में 40% का वृद्धि हो। तो एक साल में 40% का वृद्धि होगा, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपया था हमारे पास, 100 रुपया है, तो इसमें जब 40% का वृद्धि होगा तो कितना आ जाएगा, 140 रुपया आ जाएगा, 140 रुपया आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। तो कोई भी वही चुनेगा जो अधिक होगा, अधिक होगा अधिकतम के लिए। तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। तो ये हो रहा है 140 रुपया, और तिमाही वाला हो रहा है 146 रुपया 41 पैसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए पर जाएंगे, ए पर जाएंगे क्योंकि ये 46 रुपया अधिक है, ये 46 रुपया अधिक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, मतलब पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उसके वेतन में, उसके वेतन में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो क्या करेंगे, करना क्या है, मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, पहले क्या हुआ 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, मतलब कि ये 150 हो गया, 100 से 150 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 54% घट गया, 54% घट गया। तो 50% वृद्धि का मतलब 100 + 50, 100 + 50, और 54% कमी का मतलब 100 - 54, 100 - 54, इसका मतलब 46%। इसका हम क्या निकाल देंगे, 46% निकाल देंगे, 46% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 69, 69, 69 हो जाएगा, ठीक है, 69 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि कुल कितना परिवर्तन हुआ, शुरू से अंत में कितना का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हम देख लेंगे, 31% का परिवर्तन हुआ। और 31% क्या हुआ है, तो कमी हुआ है, 100 से 69 हो गया, इसका मतलब 100 से कम हो गया, तो कमी हुआ है, क्या हुआ है, कमी हुआ है, ऋण कमी हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि 31%, बी नंबर, 31% की कमी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में हो और सभी सिक्कों के लिए समान हो, तो ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं। ए के पास कम से कम कितने, ए और बी के पास कम से कम कितने। कह रहा है ए के पास 63 ग्राम और बी के पास
77 ग्राम वाले सिक्के हैं, 63 ग्राम वाले सिक्के हैं और 77 ग्राम वाले सिक्के हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सभी सिक्कों के लिए समान, मतलब कि जितना ग्राम ए के पास होगा उतना ही ग्राम टोटल जितना ग्राम ए के पास होना चाहिए उतना ही ग्राम बी के पास भी होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, 63 का एलसीएम हो जाएगा 97 और 77 का एलसीएम हो जाएगा 11 एंड 7। तो क्या करेंगे हम, 9 7 एंड 11 को ले लेंगे, 9 7 11। अब क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 7 9 63, 63 से 63 खत्म होगा, बचेगा 11 और ये बच जाएगा 11 7 77, बच जाएगा 9, ठीक है 9। इसका मतलब कि ए के पास 11 सिक्के हैं और बी के पास 9 सिक्के हैं। ए के पास 11 सिक्के हैं और बी के पास 9 सिक्के हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अब पूछ रहा है कि ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 11 और 9 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 20 सिक्के होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या और एक उचित परिमेय, एक उचित परिमेय, ठीक है, एक उचित परिमेय। तो इसमें क्या है, एक पूर्ण संख्या, 2 क्या है पूर्ण संख्या है और 3/8 क्या है उचित परिमेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। बी क्या है, बी केवल एक उचित परिमेय है। सी क्या है, सी केवल एक उचित परिमेय है और बी क्या है, अनुचित परिमेय है, अनुचित परिमेय है अब एक नजर डाल देंगे उचित परिमेय और अनुचित परिमेय किसे कहते हैं। तो उचित परिमेय जो होता है, उचित परिमेय का मतलब होता है, उचित परिमेय का मतलब कि हर अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। और अनुचित परिमेय क्या होता है, अनुचित परिमेय क्या है। अब इसमें क्या होता है, हर बड़ा होता है, हर छोटा होता है अंश से, हर छोटा होता है अंश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो दे दिए, जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो क्या करते हैं, पहले अंदर की संख्या देख लेते हैं। क्या दिया है, 3 के पावर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रूट हैं उनके हम पावर में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कैसे, 1/2, उसके बाद फिर इसके ऊपर क्या कर देंगे हम 1/3, फिर इसके ऊपर क्या कर देंगे 1/5, ठीक है। और जब ऐसे बन जाता है, ऐसा कोई बन जाता है तो क्या करते हैं, हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, 3 से 3 खत्म और बच जाएगा क्या, 3 के पावर 1/10, 3 के पावर 1/10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 के पावर 1/10। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के असीम रूप से कई समाधान हैं। तो इसको भी हल करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, इसका एक सूत्र होता है। पहले तो इसको समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे कि 2x + 3y - 5 = 0 कर लेंगे, समीकरण बन गया। फिर कह रहा है कि 4x + ky - 10 = 0 कर लेंगे, दूसरा समीकरण बन गया। अब कह रहा है कि सूत्र होता है a1/a2
A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। ठीक है, तो इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। ठीक है, तो हम और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, मान रख के देख लेंगे। तो A1 के जगह पर क्या रखेंगे 2, A1 के जगह पर क्या रखेंगे 2/4। उसके बाद क्या रखेंगे बराबर B1 के जगह पर क्या रखेंगे 3/k। उसके बाद सी के जगह पर C1 के जगह पर क्या करेंगे -5 और बटे में 10 -10। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पर या के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, तो हम या तो इधर से ले लेंगे या इधर से ले लेंगे, कोई भी एक मान ले लेंगे। ठीक है, तो हम किसी साइड से भी एक मान लेके और इसको हल कर लेंगे। जैसे तो हम क्या करेंगे 3/k बराबर -5/10 -10। ठीक है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5/10 है तो इसे 1/2 कर देंगे। ठीक, और इसे गुणा कर देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 3/3 बराबर, और k बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा k बराबर 6। तो यही पूछ रहा था कि k के किस मान के लिए, तो k का मान हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है कि यदि माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है गुणा का अर्थ है योग, और प्लस का अर्थ है विभाजन, और भागा का अर्थ है घटाव, तो निम्नलिखित व्यंजनों का मान कितना होगा। निम्नलिखित व्यंजनों का मान कितना होगा, तो व्यंजन क्या दिया है, व्यंजन क्या दिया है 40 गुणा 12 प्लस 3 -6 भागा 60। ठीक है, तो अब करना क्या है कि कह रहा है कि गुणा का माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस के जगह पर गुणा कर देंगे, माइनस के जगह पे गुणा कर देंगे, और गुणा का अर्थ है योग, गुणा के जगह पर योग कर देंगे, गुणा के जगह पर क्या कर देंगे योग कर देंगे, गुणा के जगह पे योग कर देंगे। अब कह रहा है कि योग के जगह पर विभाजन, योग के जगह पे विभाजन, और विभाजन का अर्थ है घटाव, विभाजन का अर्थ है घटाव, तो व्यंजन का मान, तो अब हम कर दें 40 12 3 6 और 60। 40 12 3 6 और 60। तो पहले तो हम भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4, 40 प्लस 4 गुणा 6 -60। ठीक, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 24, 24 में 40 जब जोड़ेंगे, 24 में जब 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 -60। फिर क्या हो जाएगा, अब 64 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, 64 में से 4 घटेगा तो 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। ऊंचाई का अनुपात कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया है क्या 3:1, 3:1, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है कि πr² होता है। क्या होता है πr² होता है। ठीक है, πr² होता है। तो अब इसमें दो है, समान आयतन के दो हैं, तो एक हो जाएगा R1H1 और एक हो जाएगा R2H2। ठीक है, R2H2। अब यहाँ पर हम पाई को पाई से हटा देंगे। अब R1 के जगह पर क्या रख देंगे 3 का वर्ग, और H1 हो गया आपका, और R2 के जगह पर रख देंगे 1 का वर्ग, और H2। ठीक है, H2। तो अब इसको हल करेंगे कैसे, ये हो जाएगा कि H1 हो जाएगा H1 बटा H2, H1 बटा H2 बराबर 1/9, 1/9।
तो इसको हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, H1 अनुपात H2 बराबर 1:9। ठीक है, 1:9। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।